चलिए आज हम लोग बात करेंगे व्हीकल डीएनए और वेक्टर डीएनए के बारे में। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता क्या है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज द फॉर्म्ड बाय द व्हीकल डीएनए एंड द पैसेंजर डीएनए। पैसेंजर डीएनए यानी डीएनए व्हीकल डीएनए के साथ ज्वाइन करके क्या बनाता है, एक नए तरह का डीएनए बनाता है, दैट इज कॉल्ड द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो जो उसका सेकेंड पार्ट है दैट इज द व्हीकल डीएनए। व्हीकल डीएनए का यूज क्यों करते हैं? जो हमने यूजफुल डीएनए या फॉरेन डीएनए सेलेक्ट किया है उसको ट्रांसफर करने के लिए होस्ट तक हमें क्या चाहिए, एक सुटेबल व्हीकल डीएनए चाहिए, एक वेक्टर डीएनए चाहिए, ताकि उसके जीनोम में जाके उसको क्या कर दें, इम्प्लांट कर दें। ठीक है, तो दैट इज टेक प्लेस बाय द व्हीकल डीएनए। तो व्हीकल डीएनए के अंदर पहले क्या करेंगे, फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करेंगे। तो कौन कौन से व्हीकल डीएनए हैं जो हम यूज करते हैं इन द फील्ड ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग और द बायोटेक्नोलॉजी? व्हीकल डीएनए इज ए डीएनए which is used as the transferring agent for transporting passenger DNA or useful DNA. For a good vehicle DNA, following characters are the required. First, it is the easily uptake in the natural condition as well as in the tissue culture. Easily उपलब्ध हो, ठीक है। It should have the wide host range. ये क्या करे, बहुत से होस्ट पे क्या करे, अपना अटैक फील्ड रखे, अटैक करने की क्षमता रखता है। इट हैव द वाइड होस्ट रेंज। इट शुड इजीली रेप्लिकेट इनसाइड द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में क्या हो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत तेजी से रेप्लिकेट करे, तभी तो मल्टीपल कॉपी बनाएगा अपना। इट शुड हैव द लेस नंबर ऑफ द रिस्ट्रिक्शन साइट। कम से कम इसमें क्या हो, रिस्ट्रिक्शन साइट हो, अदरवाइज यही क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के द्वारा कट कर दिया जाएगा। तो ये कुछ सम कैरेक्टर्स हैं जो एक अच्छे व्हीकल डीएनए में कौन कौन से जो मोस्ट कॉमन यूज व्हीकल डीएनए है या वेक्टर डीएनए है, दैट इज द प्लाज्मिड डीएनए, कास्मिड डीएनए, फेज डीएनए एंड ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट। सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मिड डीएनए की। प्लाज्मिड This term was first time given by the Lederberg. लेडरबर्ग ने सबसे पहले इस टर्म को दिया था। और प्लाज्मिड होता क्या है, इट इज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल। जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है, मेन डीएनए होता है, जिसे कहते हैं हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस। बिकॉज इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसलिए उसे हम न्यूक्लियस नहीं टर्म देते हैं। इट्स से द प्रिमिटिव न्यूक्लियस आर द इंसिपिएंट न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अलावा भी कुछ डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट आर कॉल्ड एज द प्लाज्मिड। इसी को क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। इसीलिए यहाँ टर्म यूज क्या कर रहे हैं, प्लाज्मिड इज द न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल। ऐसा नहीं केवल प्रोकैरियोट्स में ही होता है, यूकैरियोट्स में भी होता है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो या क्लोरोप्लास्ट में हो, किसी रूप में अगर डीएनए न्यूक्लियस के अदर है तो दैट डीएनए इज कॉल्ड एज द प्लाज्मिड। लेकिन हम यहाँ जो बात कर रहे हैं इस प्लाज्मिड डीएनए ऑफ द प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो इट इज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल। जनरली इट इज द डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इट इज स्मॉलर देन इंसिपिएंट न्यूक्लियस। जो प्रोकैरियोट का मेन न्यूक्लियस है उसके डीएनए से क्या होता है, बहुत छोटा होता है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द इंसिपिएंट न्यूक्लियस से कोई इसका संबंध नहीं होता है, उससे अलग होता है। इट इज ऑटोनॉमस एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग। इस पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है। क्या करता है, अपने में ही ऑटोनॉमस है, खुद रेप्लिकेट करता है, खुद ट्रांसक्राइब करता है, खुद ट्रांसलेट करता है। ठीक है, तो इट इज द ऑटोनॉमस। ये नहीं कि न्यूक्लियस इस पे कंट्रोल करेगा कि अब आप रेप्लिकेशन करो। इट इज द ऑटोनॉमस। व्हाट इज द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द प्लाज्मिड वेक्टर? अगर प्लाज्मिड को वेक्टर के रूप में यूज करते हैं तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? इट शुड बी स्मॉलर इन साइज। का साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तभी तो उस स्मूथली क्या करेगा, मूव करेगा फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल, वन होस्ट सेल टू द
other host cell. So it's less than 10 kilobase in size. okay, less than 10 kilobase, मतलब 10,000 बेस पेयर से कम इसकी साइज होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? इट शुड हैव द ORI सीक्वेंस, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या रेप्लिकेशन सिंगल। ये सीक्वेंस वो होते हैं जो क्या करते हैं? इनिशिएट करते हैं। इट इज द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड व्हिच इनिशिएट द रेप्लिकेशन। अगर ये नहीं रहेंगे तो उसमें रेप्लिकेशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो इट इज द सीक्वेंस ऑफ डीएनए एट विच रेप्लिकेशन इज द इनिशिएटेड। दूसरा क्या होना चाहिए? इट शुड हैव द इनकम्पैटिबिलिटी सीक्वेंस, incompatibility sequence that is also known as the insert inc, INC. It is responsible for the number of copying of the DNA. अगर ये सीक्वेंस नहीं है, भले उसमें ORI सीक्वेंस है प्लाज्मिड में, बट इट रेप्लिकेट 2 to 3 कॉपी। बहुत बनाएगा तो क्या कर रेप्लिकेट करके 2 से 3 नंबर में 4 बना देंगे। बट if the incompatibility sequence is the present in the plasmid, they are the multiple copy in nature. क्या हो जाता है? That become the multiple copy in nature. That become the multiple copy in nature. बहुत सारी कॉपी बना लेता है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस का भी होना क्या है में जरूरी। दूसरा है दैट इज द पार्टीशन सीक्वेंस। उसमें क्या होना चाहिए भाई? इट आल्सो हैव द पार्टीशन सीक्वेंस। इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज द पार सीक्वेंस। ये पार्टीशन सीक्वेंस क्या करता है? इट हेल्प प्लाज्मिड टू इनकॉर्पोरेट इनसाइड द होस्ट सेल्स। अगर ये सीक्वेंस है तभी क्या करता है? ये हेल्प करता है टू इंसर्ट इन द होस्ट सेल। जहां पे हमें भेजना है वहां पे क्या करता है? इनकॉर्पोरेशन में हेल्प करता है। तो ये 3 सीक्वेंस क्या होने चाहिए? जरूर होने चाहिए एक गुड प्लाज्मिड वेक्टर के लिए, ठीक है। और क्या नहीं होना चाहिए? इट डज नॉट हैव द ट्रैक जीन, ट्रांसफरिंग जीन एंड द मोबिलाइजेशन जीन। जैसा नाम ही बता रहा है, ट्रांसफरिंग जीन क्या कहता है? ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसमिट करता, मूव करा देता है एक सेल से दूसरे सेल्स में। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। मोबाइल नहीं होना चाहिए, दैट मीन मॉब जीन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इट शुड आल्सो हैव द मार्कर जीन। अगर प्लाज्मिड में अगर मार्कर जीन नहीं होगा तो इजीली आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा। तो उनमें क्या होना चाहिए? मार्कर जीन भी होना चाहिए ताकि क्या कर सके हम उनको पहचान सके। जनरली मार्कर जीन होते हैं दैट आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रॉट रेजिस्टेंस, ठीक है। ड्रॉट मतलब समझ रहे हो? सूखे के अगेंस्ट जो है वर्क करते हैं। प्रेजेंस ऑफ द यूनिक सीक्वेंस, also the presence of unique sequence which form the sticky end, ऐसे सीक्वेंस भी होने चाहिए जो क्या करे? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जब एक्शन करे तो क्या बनाए? स्टिकी एंड बनाए, ना कि ब्लंट एंड बनाए। मल्टीपल कॉपी नेचर होना ही चाहिए, ऑलरेडी बता चुके हैं। इनकम्पैटिबिलिटी सीक्वेंस में लगभग 100 to 1000 आइडेंटिकल कॉपी बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे प्लाज्मिड क्या होते हैं? मोर यूजफुल होते इन द फील्ड ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इंजीनियरिंग एज द प्लाज्मिड वेक्टर, एज द व्हीकल। अदरवाइज तो हर बैक्टीरिया में प्लाज्मिड है, लेकिन प्लाज्मिड क्या होते हैं? यूज होते हैं इन द फील्ड ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्योंकि सब में ये प्रॉपर्टीज नहीं होती। अब बहुत से प्लाज्मिड हम वेक्टर यूज करते हैं तो उनको नॉमेनक्लेचर की आवश्यकता हुई, क्योंकि बहुत से खोजे जा चुके। तो इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए कि द नेम ऑफ द प्लाज्मिड शुड बी स्टार्ट विद द स्मॉल पी लेटर। कोई भी प्लाज्मिड होगा तो उसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट विद द स्मॉल पी लेटर। दिस पी इज द फॉलोड बाय द फॉलोइंग इनिशियल। कई जगह जो रिसर्च वर्कर उसको बनाते हैं या मॉडिफाइड करते हैं प्लाज्मिड को, कुछ उसमें जो नॉन एसेंशियल वो रिमूव कर देते हैं
तो जो साइंटिस्ट इस पे रिसर्च वर्कर काम करते हैं, जो इनको स्टेबलाइज करते हैं या जो इनको डिस्कवर करते हैं, उनके नाम के इनिशियल ले लिए जाते हैं, लाइक दैट PBR 322, PBR 323, PBR 327. Here P is the referred for the plasmid, B and R is referred Plasmid. for the name of scientist. This plasmid is the designed by the Bolivar and Rodrigues. इन्होंने इसको बनाया था, इसलिए इनके दोनों नाम के नाम क्या कर लिए, इनिशियल, now it is known as the जोड़ दिए गए हैं। that is known as the PBR. ठीक है, तो दैट इज नोन एज द PBR. आर कभी कल क्या करते हैं, कुछ में जो नेम ऑफ लेबोरेटरी के इनिशियल ले लेते हैं, लाइक दैट सपोज दैट इट इज सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, तो नेम हो जाएगा UC, PUC. हियर UC इज द रिफर्ड द यूनिवर्सिटी ऑफ द कैलिफोर्निया, एक एंजाइम का नाम है, वहां पे इसको सिंथेसाइज किया जाता है, ये भी ले लिया जाता है। कई जगह नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म ले लिया जाता है जहां से निकाले जाते हैं, लाइक सम प्लाज्मिड आर द एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ईस्ट, therefore its name is the YEPS, YIPS, YRPS. Here the YEPS is the ईस्ट इपिजोमल प्लाज्मिड, ये क्या है, ईस्ट के इपिजोम से एक्सट्रैक्ट किया गया, therefore it is known as the ईस्ट इपिजोमल प्लाज्मिड। शॉर्ट में क्या कहेंगे, YEP. YIP it is the ईस्ट इंटरगेटिव प्लाज्मिड्स, YRP its replicative plasmids. तो वेरियस, तो इंपॉर्टेंट प्लाज्मिड वेक्टर्स, कुछ प्लाज्मिड वेक्टर जो नेचुरली अकर करते हैं उनकी हम बात करते हैं, लाइक दैट सेक्स वेक्टर प्लाज्मिड आर द F फैक्टर प्लाज्मिड, R फैक्टर प्लाज्मिड, कॉल प्लाज्मिड, TI प्लाज्मिड, RI प्लाज्मिड, निफ जीन प्लाज्मिड, डीजेनरेटिव प्लाज्मिड एंड वायरुलेंस प्लाज्मिड। एक एक की बात हम यहाँ पे एक एक को लेके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द सेक्स वेक्टर प्लाज्मिड आर द F प्लाज्मिड। जैसा कि ये नाम ही बता रहा है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्टिलिटी इन द बैक्टीरिया। ऑलरेडी आपको फर्स्ट ईयर में हम बैक्टीरिया के चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्टिलिटी इन द बैक्टीरिया ड्यू टू विच बैक्टीरिया कॉल्ड एज द फर्टिलिटी फैक्टर। दिस इज आल्सो नोन एज द फर्टिलिटी फैक्टर। Generally, it is found in the E. coli bacteria, Escherichia coli. Those bacteria which contain the sex factor plasmid are designated as the F plus strain. उसको क्या कहते हैं, F plus. जिनमें नहीं होता है that are designated as the F minus. F plus are the F minus. Sometime these factor, F factor, these plasmid are the अटैच विद द बैक्टीरियल डीएनए। बैक्टीरियल डीएनए के साथ क्या होता है, अटैच होता है, होता है। इन दैट कंडीशन इट इज कॉल्ड एज द HFR। इसको क्या कहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट। दैट इज कॉल्ड एज द हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट एंड सच प्लाज्मिड इज नोन एज द इपिजोम। इस तरह के प्लाज्मिड को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द इपिजोम। कोई आपसे पूछा व्हाट इज द इपिजोम? इपिजोम is the when the plasmid is attached with the incipient nucleus। जो मेन न्यूक्लियस है बैक्टीरिया का, जो डीएनए है उसके साथ जब जुड़ा रहता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द इपिजोम। ठीक है, और जब F फैक्टर जुड़ा रहता है बैक्टीरियल डीएनए से, दैट इज नोन एज द HFR, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट। क्या कहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, तो recombinant zones, what is the F plus, what is the F minus? So that plasmid is the responsible for the sex vector plasmid is responsible for the fertility in the bacteria.
आर फैक्टर प्लाज्मिड, नाम ही बता रहा है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स। बहुत से बैक्टीरिया होते हैं जिन पे एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट नहीं पड़ता, व्हाई? बिकॉज ड्यू टू द दीज प्लाज्मिड, जो क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द आर फैक्टर प्लाज्मिड, बिकॉज दे आर द सिंथेसाइज सम प्रोटीन्स, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एंटीबायोटिक का असर उन पे नहीं होता। लाइक दैट आर फैक्टर वाज फर्स्ट demonstrated in the Shigella bacteria in the Japan in 1959। बहुत से बैक्टीरिया हुए जो शुरू में, पहले पेनिसिलिन आया एक एंटीबायोटिक्स, बहुत से एंटीबायोटिक्स आज की डेट में उन्हीं डिजीज पे काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्या किया अपने को बैक्टीरिया ने मॉडिफाइड कर लिया, दे डेवलप द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स, दैट इज हाउ इट टेक प्लेस ड्यू टू द आर फैक्टर प्लाज्मिड, दिस इज कॉल्ड एज द resistance, it provide the resistance। These plasmid are also used in the field of the genetic engineering as the vehicle। Call plasmid, it contains the genes, these are the, because it is the DNA, it contains the gene that code the bacteriocins or the colicins proteins। क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं बैक्टीरियोसिन। बैक्टीरियोसिन्स क्या होते हैं, इट इज ए प्रोटीन, इट इज ए एंजाइम विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द अदर बैक्टीरिया। जो अन्य आसपास के बैक्टीरिया हैं उनके ग्रोथ को क्या कर देते हैं, इनहिबिट करते हैं। अपना ग्रोथ तो प्रमोट करेंगे, अदर को इनहिबिट करेंगे, यानी पूरा का पूरा माल अकेले ही उठाएंगे, न्यूट्रिशन करें। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द एंटागोनिज्म। इसी को क्या कहते हैं, एंटागोनिज्म। कुछ तो किल कर देते हैं अदर बैक्टीरिया को, कुछ क्या करते हैं, इट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द अदर बैक्टीरिया। यानी अगर ई कोलाई है या वो इस तरह के बैक्टीरिया लाइक दैट इट इज फाउंड इन द ई कोलाई साल्मोनेला बैक्टीरिया, तो उसके आसपास अन्य बैक्टीरिया क्या होंगे, ग्रो नहीं करने पाएंगे। जैसे हमारे इंटेस्टाइन में ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है, यूजफुल बैक्टीरिया है। ये क्या करता है, कोशिश करता है कि आसपास अन्य हार्मफुल बैक्टीरिया क्या हो, डेवलप न होने पाए। क्यों न करेगा, बिकॉज इट सिंथेसाइज द बैक्टीरियोसिन और प्रोसिन और द कोलिसिन, जो क्या करते हैं, इट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द अदर बैक्टीरिया। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड द एंटागोनिज्म, दैट इज कॉल्ड द एंटागोनिज्म। ठीक है, एंटागोनिज्म, व्हाट इज द एंटागोनिज्म? तो एंटागोनिज्म इज द some proteins are the synthesized by the some plasmid of the bacteria which inhibit the other bacteria। अगर एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करे, वो किसी भी सेंस में हो सकता, कोई भी, कई घास होती हैं जो क्या करती हैं, दूसरे प्लांट की ग्रोथ को क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है। ठीक है, तो भी क्या है, दैट इज द अनदर टाइप ऑफ द एंटागोनिज्म। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के ग्रोथ को क्या कर रही है, इनहिबिट कर रही है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज द एंटागोनिज्म। दूसरा है टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड, दैट प्लाज्मिड इज द extracted from the bacteria found in the bacteria Agrobacterium tumefaciens। It cause the crown gall disease, it cause the crown gall disease in the Solanacea plant। crown gall disease उनमें क्या करता है, ट्यूमर्स इंड्यूस कर देता है। ट्यूमर मतलब एक गांठे बना देता है, अनवांटेड ग्रोथ स्टेम में हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द क्राउन गॉल डिजीज। तो क्यों होता है, बिकॉज इट दिस बैक्टीरिया हैव द दिस टाइप ऑफ द प्लाज्मिड दैट इज कॉल्ड एज टीआई प्लाज्मिड। एक्चुअली टीआई प्लाज्मिड में केवल जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पूरा टीआई प्लाज्मिड नहीं होता, उसका एक पार्ट होता है डीएनए का, दैट इज कॉल्ड एज द टी डीएनए। उसको क्या कहते हैं, टी डीएनए। ध्यान देना, नॉट टी आरएनए से कंफ्यूज मत होना, इट इज द टी डीएनए, कैपिटल में है, वहां स्मॉल में था, और आरएनए था वो, इट इज द टी डीएनए। ठीक है, टी डीएनए इज द पार्ट ऑफ द टीआई प्लाज्मिड व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर for the tumor formation, so that is called as the tDNA। तो हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो यूज वाला काम वाला जीन है, दैट इज द tDNA। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड इज द लार्ज प्लाज्मिड
about than the 200 kilo base. 200 किलो बेस लॉन्ग है, दैट इज द मेगा प्लाज्मिड, ठीक है। बट जो इसमें जो रिस्पॉन्सिबल है जो ट्रांसफर के लिए, दैट इज द टीडीएनए, वो बहुत छोटा पार्ट है उसका। तो ये सोलोनेसियस प्लांट में इन्फेक्ट करता था, तो इसलिए इसका भी हम यूज करते थे किसके लिए, फॉर द हेल्प ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द डीएनए एज द वेक्टर। टीआई प्लाज्मिड बहुत यूज किया जाता है इन द फील्ड ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकॉज इट हैव द नेचुरल इन्फेक्टिविटी। ये नेचुरली क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं प्लांट को, तो देयरफॉर ये बड़ा इजीली डीएनए को क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। अगर टीआई प्लाज्मिड में क्या करें, अपना यूजफुल डीएनए इंसर्ट कर दें और उसको क्या कर दें, होस्ट प्लांट पे इन्फेक्ट करा दें, तो अपना डीएनए क्या करेगा, उस प्लांट में इंसर्ट कर देगा। और बहुत से सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किए गए, जैसे सबसे पहले इस पे एक्सपेरिमेंट किया था इसी कुकिंग साहब ने 1980 में, और इन्होंने पिटूनिया के प्रोटोप्लास्ट पे एक काम किया था। उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा टीआई प्लाज्मिड में एक यूजफुल डीएनए डाला और इसको इन्फेक्ट करके उस प्लांट में क्या किया, उस जैसा फिनोटाइप अपीयरेंस पा लिए। लेकिन इसके डिसएडवांटेज हैं टीआई प्लाज्मिड के, दो डिसएडवांटेज हैं। एक तो इसका वाइड होस्ट रेंज नहीं है, ये केवल इट इन्फेक्ट द सम सोलोनेसियस प्लांट, सोलोनेसी ग्रुप के या कुछ डाइकाट प्लांट ही है जिनको क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। अदर प्लांट पे इसका इन्फेक्शन नहीं होता है, यानी वहां पे काम करेगा ही नहीं, पहली बात। तो कुछ ही में हम कर सकते हैं। हमारा तो ऐसा व्हीकल चाहिए जो हर प्लांट में जाके इन्फेक्शन करे, यानी हमारा जीन को ट्रांसफर करे। तो एक तो इसका वाइड होस्ट रेंज नहीं है, एक ड्रॉबैक है। और इस टीआई प्लाज्मिड से जो ट्यूमर्स इंड्यूस होते हैं, जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं, वो दे आर द डज नॉट इजिली फॉर्म द प्लांटलेट्स, उससे जल्दी प्लांट नहीं बनते। ट्यूमर तो बन जाता है बट दे आर नॉट कन्वर्टेड इनटू द प्लांटलेट्स, यानी रूट स्टेम उस पे जल्दी डेवलप नहीं हो पाते। तो अगर प्लांट ही नहीं प्राप्त होंगे तो फिर बेकार हो जाएगा। तो एक कुछ इसमें ड्रॉबैक थे। देखिए कैसे किया जाता है, देखिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस है, देख रहे हैं, दिस इज द टीआई प्लाज्मिड। और टीआई प्लाज्मिड में कौन सा पार्ट है हमारा जो काम का है, दैट इज द टीडीएनए। टीडीएनए ये छोटा सा पार्ट है जो डार्क में, ए पार्ट ऑफ द डीएनए कॉल्ड टीडीएनए, ठीक है। इट हैव द रिस्ट्रिक्शन साइट, यहीं पे क्या है, रिस्ट्रिक्शन साइट है। यहाँ पे हमको जो यूजफुल डीएनए है दैट आर द इंसर्टेड, यहाँ क्या कर दिया हम, टीडीएनए में इंसर्ट कर दिए। इंसर्ट करने के बाद इसको क्या किए, प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा दूसरे प्लांट सेल में इंसर्ट कर दिए। अब ये टीडीएनए क्या हुआ, यूजफुल डीएनए के साथ नए प्लांट में आ गया, और नए अब जो काम एक करता होगा यूजफुल पार्ट, ये क्या होगा, इसमें भी आ जाएगा। सपोज दैट नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन है, दैट इज द नीफ जीन, ठीक है। वो कहाँ पाया जाता है, केवल राइजोबियम बैक्टीरियम में पाया जाता है। और वो कहाँ अटैक करता है, केवल लेगुमिनस प्लांट में अटैक करता है। तो वहां से नीफ जीन को निकालें और ले आके क्या करें, टीआई प्लाज्मिड में डाल दें और इसको अटैक करा दें। तो जो प्लांट नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर रहा था उसमें भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होने लगेगा, उसकी रूट में क्या हो जाएंगे, नोड्यूल्स डेवलप हो जाएंगे। और ऐसा हमने कई प्लांट में जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा क्या किया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते थे, उनकी जड़ों में गांठ नोडुलेशन नहीं बनते थे, हेटेरोसिस्ट नहीं बनते थे, लेकिन अब बनने लगे हैं, नहीं होते थे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बहुत से यूजफुल डीएनए, अब वो डीएनए कुछ भी हो सकता है, और ये क्या करें, इंसर्ट कर दें और फिर देखिए हो भी सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हो ही तो प्लांट डेवलप ही करे, लेकिन तो दैट इज द कैसे इसको यूज करते हैं। एक और प्लाज्मिड है दैट इज नोन एज द आरआई प्लाज्मिड, आरआई प्लाज्मिड, दैट आर द एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फाउंड इन द एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स। इट कॉज द हेयरी रूट डिजीज इन द मेंबर ऑफ द डाइकाट प्लांट। लगभग ऑल ऑफ मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द डाइकाट प्लांट में ये डिजीज काज करता है। कौन सी, हेयरी रूट डिजीज। उनकी रूट क्या होती है, हेयर के जैसे होती है, हेयरी रूट डिजीज दैट इज काज्ड बाय द एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स, ठीक है। ये भी टीआई प्लाज्मिड की तरह है, बट इसके कुछ अच्छी बातें हैं जो टीआई प्लाज्मिड में नहीं थी।
एक तो वाइड होस्ट रेंज, इसमें वाइड होस्ट रेंज है, ठीक हम्म, है। और इजिली जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं इससे जो प्राप्त होते हैं बनते हैं, वो प्लांटलेट्स बना लेते हैं, यानी नए पौधे हो जाते हैं। तो ये मोर बना लेंगे। इफिशियंट देन द टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। वो भी एग्रोबैक्टीरियम था, वो भी, ये भी क्या है, एग्रोबैक्टीरियम है, स्पीसीज अलग अलग है, ठीक है। तो ज्यादा यूज होता है, दैट इज द आरआई प्लाज्मिड। एक है निफ जीन प्लाज्मिड, नाम ही बता रहा है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन। दिस जीन इज फाउंड इन द some nitrogen fixing bacteria like that rhizobium, klebsiella, rhodospirillum, उनमें पाया जाता है, ठीक है। अब निफ जीन जो क्या कर कैन बी मैनिपुलेटेड इन द राइजोबियम बैक्टीरिया, और दिस बैक्टीरिया इज ओनली डेवलप इनसाइड द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट। केवल कुछ प्लांट में लाइक दैट लेगुमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में ही डेवलप होते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, अदरवाइज ये ग्रो नहीं करते, ठीक है। तो दिस प्लाज्मिड, इस प्लाज्मिड को क्या करें, हम हाइब्रिडाइज कर देते हैं एग्रोबैक्टीरियम के साथ। क्या कर दिए, जो एग्रोबैक्टीरियम का टीआई प्लाज्मिड है चाहे आरआई प्लाज्मिड है, उसमें क्या करें, निफ जीन को इंसर्ट कर दें। अभी बताया ना, क्या करें, निफ जीन को इंसर्ट कर दें और उसको अलाउ कर दें होस्ट को इन्फेक्ट करने के लिए, और इन्फेक्ट करेगा तो क्या होगा, निफ जीन उस प्लांट में चला जाएगा। वो भी प्लांट क्या करता है, have they developed the capability of the nitrogen fixation like that leguminous plant। अगर ऐसा हो जाए, सपोज दैट हम राइस में शायद सफलता मिल गई है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑलरेडी करता ही है, नाइट्रोजन है, तो कुछ प्लांट में अगर कर दें तो क्या हो, खाद देने से मुसीबत से बच जाएंगे। आप कभी दलहनी फसल को खाद नहीं देते हैं, ध्यान दिए हैं कभी, क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि वो नाइट्रोजन खुद डेवलप कर लेते हैं, खुद बना लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। तो एक बहुत बड़ा खर्चा बच जाएगा, फसल का क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो हम बहुत से प्लांट में ये काम जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा कर सकते हैं, हो रहा है, वो कुछ में सफल हो रहा है, कुछ में नहीं हो पा रहा है, लेकिन किया जा रहा है। आने वाले समय में हो सकता है कि सारे प्लांट को हम क्या करें, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दें और उनमें क्या हो, नाइट्रोजन फिक्सेशन डेवलप हो जाए, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी इतना नाइट्रोजन है, 78% तो नाइट्रोजन है, ह्यूज सोर्स है और उसी की कमी है, ठीक है। देखो ये जो नेचुरल प्लाज्मिड, अभी तक हम जितने प्लाज्मिड की बात की है, दीज आर द नेचुरल प्लाज्मिड, जो पाए जाते हैं कहाँ, नेचुरली पाए जाते हैं बैक्टीरिया में, यानी प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। लेकिन इनके साथ क्या है, किसी की साइज बड़ी है, किसी में मार्कर जीन नहीं है, किसी में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है, किसी में मोबिलिटी जीन है, तो बहुत से ड्रॉबैक हैं, ठीक है। तो इनको क्या किया गया, जो हमको चाहिए ऐसा व्हीकल चाहिए। अब गाड़ी तो सब गाड़ी चलती है, लेकिन हम गाड़ी कौन सी प्रीफर करते हैं, जो कंफर्टेबल हो और उसकी फास्ट स्पीड हो, एवरेज अच्छा हो, तमाम चीजें देखते हैं ना, तो कहते हैं नहीं ये गाड़ी बेस्ट है, ठीक, सब गाड़ी में चलते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि जो 10 का एवरेज दे रही है आपको, नहीं हम इसी गाड़ी से चलेंगे, तो आप, तो इसीलिए ये व्हीकल हमको क्या चाहिए, ऐसा चाहिए जो मोस्ट इफिशियंट, ठीक है, हमको दिक्कत भी ना हो, सही समय से टाइमली पहुंचा दे। तो इन प्लाज्मिड को क्या किए, इंजन तो वही है, वही 4 स्ट्रोक इंजन सारी गाड़ियों में है, सारी गाड़ियां डीजल खाती हैं, सारे में पहिए हैं, फिर भी कोई तेज चलती है, कोई धीमे चलती है, कोई ज्यादा डीजल खाती है। क्या क्वालिटी बढ़ाए हम, इंजन की क्वालिटी डेवलप, इफिशियंसी बढ़ा दिए बाय द मॉडिफिकेशन। उसी तरह से जो ये प्लाज्मिड्स है नेचुरली, इनको क्या करें, जो इसमें बेकार की चीजें हैं उनको क्या कर दे, रिमूव कर दे, जो चीजें एब्सेंट हैं अच्छी चीजें, उनको कहीं से ला के क्या कर दें, इनको डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, बाय द इंसर्शन एंड द रिमूवल ऑफ द सम सीक्वेंस। जो यूजफुल है उनको इंसर्ट कर दें, जो नॉन यूजफुल है उन सीक्वेंस को क्या कर दें, रिमूव कर दें। तो क्या होगा, रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा ऐसा प्लाज्मिड, दैट प्लाज्मिड इज कॉल्ड एज द आर्टिफिशियल प्लाज्मिड। क्योंकि नेचुरली नहीं है, इसको हमने मैन मेड है, खुद बनाया ह्यूमन बीइंग ने, देयर इट इज कॉल्ड एज द आर्टिफिशियल प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड क्या होते हैं,
बहुत यूज किए जाते हैं इन द फील्ड ऑफ द जेनेटिक, क्योंकि इनमें लेबोरेटरी में डेवलप किया गया है और इनमें बहुत से अच्छे गुण हैं। क्यों? क्योंकि इजीली मूव कर जाते हैं, इनमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है और तमाम चीजें जो है। तो कुछ इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे इस तरह के आर्टिफिशियल प्लाज्मिड की, लाइक दैट PBR 322। ये नेचुरली नहीं है, लेकिन ई कोलाई बैक्टीरिया में पाया जाता था। जो ई कोलाई बैक्टीरिया का कोल प्लाज्मिड का ही डेरिवेटिव है, ठीक है, जो भी आप पढ़े ना कॉल प्लाज्मिड, उसी को मॉडिफाइड करके बॉलिवर एंड राडिक्स ने सबसे पहले एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड सिंथेसाइज किया, दैट इज नोन एज द PBR 322। हियर P is designated the plasmid, BR is the Bolivar and Rodrigues, और 322 is the strain number of the bacteria, ई कोलाई का स्ट्रेन नंबर है। It consists of the 4362 बेस पेयर, अभी भी बड़ा है लेकिन उससे तो छोटा है 10,000 से। दैट इज द इट कंटेन द 4362 बेस पेयर। इस प्लाज्मिड में सब कुछ अच्छा था, लेकिन इसकी साइज क्या थी, एक इसकी डिसएडवांटेज थी। ऑलरेडी ये भी बहुत बड़ा है, ठीक है। देखिए इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तमाम तरह के। तो दैट इज द PBR 322। इसी को मॉडिफाइड किया गया और एक नया प्लाज्मिड बनाया गया, दैट इज नोन एज द PBR 327। इसमें से जो अनवांटेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस थे इन बिटवीन 1427 टू 2560 बेस पेयर आर द डिलीटेड, एकदम बेकार थे वो, उनको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। बहुत बड़ा एक बेस पेयर क्या हो गया, साइज रिमूव हो गया। अब इसको हटा देने से इनका साइज क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। डिक्रीज कर जाने से क्या हो गया, इजीली ट्रांसफर होने लगे एक सेल से दूसरे सेल्स में। तो दैट इज द इट इज मॉडिफाइड बाय द PBR 322। PUC ये भी एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। इट इज सिंथेसाइज्ड और रीस्ट्रक्चर इन द लैब ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। इट कंसिस्ट ऑफ 2700 बेस पेयर, साइज भी बहुत छोटा है। इट आल्सो कंटेन द जीन फॉर द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंड आल्सो कंटेनिंग द जीन ऑफ द लैक जेट। याद करिए लैक ओपेरान पढ़ाए थे, तो वहां पे लैक जेट का भी जीन्स इसमें पाया जाता है। ये देखिए PUC 19 का है, देखिए दैट हैव द लैक जेट, लैक आई, प्रमोटर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस सीक्वेंस। इनके अलावा कुछ जो दूसरे तरह के, तो बात हो गई ऑल अबाउट द प्लाज्मिड। कुछ ऐसे भी प्लाज्मिड हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जैसे ईस्ट इपिजोमल प्लाज्मिड। तो ये साइक्रोमाइसिस सेरेवेसी जो ईस्ट होता है उसमें पाए जाते हैं और वहां से क्या किए गए, निकाले गए। तो दे आर द वेरियस टाइप YIP, दैट इज नोन एज द ईस्ट इंटीग्रेशन प्लाज्मिड, ठीक है। इट अलाउ द ट्रांसफॉर्मेशन बाय द क्रॉसिंग ओवर, बट इसकी ड्रॉबैक है, इट डज नॉट कंटेन द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। YEP इट कंटेन द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, it is the east episomal plasmid. YRP east replication plasmid. YCP east chromosomal plasmid. It is function as the true chromosome. It is the function as the chromosomes की like behave करता है। It has the centromere sequence. YACP east artificial chromosomes plasmid. It has both sequence of the centromere as well as the centromere. ये दोनों जो लास्ट के आपको बताए क्रोमोजोमल प्लाज्मिड, that are the just behave like that chromosome. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लाज्मिड।
देखो प्लाज्मिड के साथ क्या थे, कुछ डिसएडवांटेज थे, कुछ एडवांटेज थे, और चूंकि वो फर्स्टली यूज किए गए इन द फील्ड ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग, लेकिन उनके साथ ड्रॉबैक था, तो साइज उनका बड़ा था। तो इनके अलावा व्हीकल डीएनए के रूप में हम आजकल यूज करते हैं फेज डीएनए और द वायरल डीएनए, क्योंकि वायरस का जो डीएनए होता है बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो जनरली इन द फील्ड ऑफ द जेनेटिक जो सबसे पहले यूज किया गया दैट इज द बैक्टीरियल प्लाज्मिड। लेटर फेज डीएनए, ऐसे डीएनए जो बैक्टीरियोफेज यानी बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, उनको भी हम यूज किए एज द व्हीकल, तो दैट आर कॉल्ड एज द फेज डीएनए और द वायरल डीएनए। इनकी भी क्या है, सेवरल एडवांटेज ओवर द बैक्टीरियल प्लाज्मिड। एक तो वायरस की इन्फेक्टिविटी रेंज क्या है, बहुत वाइड है। वायरस बहुत वाइड होस्ट रेंज को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, नेचुरली इन्फेक्शन है। और इट हैज आल्सो हैव द मार्कर जीन, इनमें मार्कर है जिससे इजिली क्या हो जाते हैं, आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। कुछ की बात कर लें ऐसे फेज डीएनए जिनको यूज करते हैं इन द फील्ड ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग, like that lambda phage. It is the most commonly used cloning vector. It is first time developed by the Adolf Andre Loaf in the lysogenic life cycle of the lambda phage. This virus, this bacteriophage is attack on the E. coli bacteria. But the DNA is having the 50 kilo base sequence. It is the most commonly used in the field of the genetic engineering. एक और है that is known as the M13. It also attack on the E. coli bacteria. M13 it is also attack on the E. coli bacteria, but it consists of the single strand DNA. It has the only single strand of the DNA. But when inside the host cell, जब ये होस्ट सेल के अंदर जाता है तो इट्स बिकम द रीसर्कुलाइज एंड बिकम द डबल स्टैंडर्ड, तब क्या हो जाता है, डबल स्टैंडर्ड हो जाता है। तो जो नया फार्म डेवलप हुआ दैट इज कॉल्ड द रेप्लिकेटिव फार्म। वायरस में नेचुरली क्या है, ओटी द सिंगल स्टैंडर्ड, बट व्हेन इट अटैक ऑन द बैक्टीरिया दे बिकम द रीसर्कुलराइज एंड बिकम द डबल स्टैंडर्ड। तो that form is called as the replicative form, क्योंकि अब डबल सिंगल से क्या हो गया, डबल स्टैंडर्ड हो गया, तो दिस इज कॉल्ड एज द रेप्लिकेटिव फॉर्म। और दिस रेप्लिकेटिव फॉर्म इज यूज एज द क्लोनिंग वेक्टर। इनको क्या करते हैं हम, क्लोनिंग वेक्टर के रूप में यूज करते हैं। वायरल डीएनए के अलावा अब बात किए हम क्या, प्लाज्मिड और प्लस फेज डीएनए की। प्लाज्मिड के अपने कुछ फायदे थे, कुछ अपने डिसएडवांटेज थे, उसी तरह फेज डीएनए के भी क्या थे, कुछ एडवांटेज थे, कुछ डिसएडवांटेज थे। तो दोनों को मिला के यानी वायरल डीएनए और यानी फेज डीएनए एंड द प्लाज्मिड, दोनों के एडवांटेज वाले गुणों को लेके क्या किए, हम लेके एक नया क्लोनिंग व्हीकल बना लिया, दैट इज कॉल्ड द हाइब्रिड क्लोनिंग व्हीकल। उसको क्या कहेंगे, हाइब्रिड क्लोनिंग। इट इज द हाइब्रिड ऑफ द प्लाज्मिड एंड द फेज डीएनए। फेज डीएनए और प्लाज्मिड को क्या किए, आपस में हाइब्रिडाइज करके एक नया व्हीकल बना लिया, दैट इज कॉल्ड द कास्मिड। उसी को क्या कहते हैं, कास्मिड। कास्मिड की खासियत क्या है, इट कंटेन द कास्ट साइट स्टिकी एंड ऑफ द लैम्डा फेज, जो प्लाज्मिड में नहीं था, एंड द बैक्टीरियल प्लाज्मिड डीएनए। और इसको क्या किए, डाल के बैक्टीरिया को उसको लेम्डा फेज में डाल दिया हमने, लेम्डा फेज वायरस में डाल दिया। अब उसको क्या कर दिया, अटैक करा दिया बैक्टीरिया पे, और बैक्टीरिया पे, और वो क्या किया, बहुत से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया और बहुत से मल्टीपल कॉपी बना लिया वहां पे, और इस तरह से एक नया व्हीकल डीएनए डिस्कवर्ड हो गया, जो मोस्ट कॉमन कास्मिड है, दैट इज नोन एज द PJB8। PJB8, ठीक है, दैट इज द डेवलप्ड बाय द कोलिन्स एंड हैन, जे कोलिन्स एंड बी हैन, इन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया PJB8। ये फर्स्ट कास्मिड वेक्टर है जो डेवलप किया गया।
Plasmid क्या है? It is the combination of the plasmid and the phage virus. It is derived from the PBR 322. PBR 322 प्लस लेमडा फेज को लेके क्या किया हमने? हाइब्रिडाइज करके एक नया व्हीकल बनाया, दैट इज नोन एज द कास्मिड. It contains the drought resistance gene, ampicillin resistance sequence, also contains the origin of replication and many restriction sites which are the useful for incorporating DNA. देखिए, this is the basic feature like that. कास्मिड में देखिए कास्ट साइट भी है, एंटीबायोटिक जीन्स भी है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी है और इको आरआई का भी एक पार्ट है. तो दैट इज द. दूसरा है फेजमिड, कास्मिड एंड फेजमिड. इट इज आल्सो ए हाइब्रिड क्लोनिंग व्हीकल लाइक दैट कास्मिड. इट आल्सो formed by the hybridization of the bacterial plasmid and the viral DNA. जो most common phasmids है, that is the P blue script 2Ks. It have the 2916 base pair. और it is also an ideal hybrid cloning vehicle vector. सबसे बेस्ट क्लोनिंग वेक्टर जो टिल डेट नोन है, that is the P blue script 2Ks. That is the phasmid. It is formed by the hybridization of the plasmid and the viral DNA या phage DNA. देखिए ये है आपका फेजमिड्स, जिसमें एफ ओरिजिन भी है, एमसीएस भी है, कोल 1 है, ओराई सीक्वेंस है, मार्कर जीन भी है. तो दीज आर द. तो ये बातें हो गई कुछ अबाउट द फेजमिड, कास्मिड, प्लाज्मिड की. एक और व्हीकल डीएनए है जिनको यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द सटल वेक्टर. सटल वेक्टर क्या है? दे आर द क्लोनिंग वेक्टर दैट हैविंग द ओरिजिन ऑफ replication sequence, यानी ORI sequence of the two different species, having the ORI sequence of the two different species in the same cloning vehicle. एक ही vehicle में दो different species के क्या कर लेते हैं हम? ORI sequence को ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? डबल एडवांटेज हो जाता है, दो ग्रुप में इन्फेक्ट कर सकता है, लाइक दैट बैक्टीरिया एंड ई कोलाई एंड ह्यूमन बीइंग. तो they have the marker gene of the both host. इसमें क्या होता है? It have the marker gene of the both host. इसमें आप बस ये जानिए, it contain the ORI sequence of the two different species. ठीक है? In the same cloning vehicle. Like that, subtle vector of the yeast. देखिए इसमें बैक्टीरिया के भी हैं और yeast के भी कुछ गुड सीक्वेंस है, और मिला के दोनों को क्या कर लिया हमने? एक नया व्हीकल बना लिया, दैट इज कॉल्ड द सटल वेक्टर. दिस इज कॉल्ड द सटल वेक्टर. इसमें दो डिफरेंट जीन के हम क्या कर लेते हैं? स्पीसीज के यूज कर लेते हैं. देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया का भी ओआरआई सीक्वेंस है और ईस्ट का भी ओआरआई सीक्वेंस है. लास्ट वन इज द ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट. ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि कुछ जीनोम्स में, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो, उनके जो डीएनए क्या होते हैं, इनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती. दे आर द मूव फ्रॉम वन साइड ऑफ द क्रोमोसोम टू द अनदर साइड ऑफ द क्रोमोसोम्स, दैट आर कॉल्ड एज द जंपिंग जीन्स और ट्रांसपोजेंस. दिस प्रोसेस इज द कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसपोजेजेज. ठीक है? तो इनका भी हम क्या करते हैं? यूज करते हैं इन द फील्ड ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर द ट्रांसफरिंग some fragments of the useful DNA from one place to the another place. So this is all about the vehicle DNA or vector DNA or the subtle DNA.